हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th के अंतर्गत बायोलॉजी में 5वां अध्याय, जीव विज्ञान के अंतर्गत 5वां अध्याय, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जनन से संबंधित जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। उसमें देखेंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अर्थात जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इस टॉपिक में आपको विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में पढ़ना है और एक अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। यहाँ तक कि आगे इसमें पढ़ेंगे कि जनन से संबंधित ऐसे कौन कौन ऐसे रोग हैं जो जनन क्रियाओं से संबंधित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनन के अंतर्गत स्वास्थ्य को, कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने कैसे दी है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक जो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जिसको हम लोग हेल्थ कहते हैं, इंग्लिश में हेल्थ। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य की परिभाषा सामान्य रूप से क्या दी जाती है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सही है, कोई रोग नहीं है, तब हम लोग कहते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। यही ना कहा जाता है। आप लोगों से कोई पूछेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, तो आप कहेंगे कि अच्छे हैं, यदि शारीरिक रूप से सही रहेंगे तब। यदि आप का जो हाल चाल पूछा जाता है तो आप लोग सीधा सीधी आंसर दे देते हैं कि हम लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। लेकिन इसको WHO ने कैसे परिभाषित किया है, ये भी देख लेते हैं। अर्थात स्वास्थ्य को WHO इसको कहा जाता है, पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको कहा जाता है WHO को। इसका मतलब बता देते हैं आपको कि पूरे विश्व के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं कि विश्व में तमाम प्रकार की जो रोग होते हैं, विश्व में जो तमाम प्रकार के रोग होते हैं, जैसे नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिस आपको बता दें कि इस समय जो कोरोना है, कोरोना वायरस, कोविड-19 जो डिजीज है इस समय जो चला है, उस पर भी WHO में जो भी अन्य देशों के जो डॉक्टर होते हैं, मिलजुल कर उस रोगों को भगाने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं और उस पर वो लोग सफलता भी पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक उसमें इस संस्था में मौजूद होते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन में। याद रखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व के जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं, मिलकर इस संस्था में कार्य करते हैं और पूरे विश्व इसके लिए क्या करता है, इनका खर्चा उठाता है। पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन में जितने भी लोग हैं, उनके लिए पूरे देश मिलकर खर्च उठाता है, जो भी चीज़ इसमें खर्च आता है। तो याद रखेंगे ये WHO है जो विश्व लेवल पर जो भी महामारियां उत्पन्न होती हैं, जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, उस पर ये कार्य करती है। WHO का मतलब आप लोगों ने समझा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए WHO ने क्या परिभाषा दी है, जरा उसको भी आप लोग जान लेंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिखेंगे आप लोग कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से
स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। क्या कह रहा है इसमें देखेंगे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से व्यवहारिक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य माना जाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। WHO कह रहा है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना अनिवार्य माना जाता है। तब हम कहेंगे कि वह व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। तो ये होता है किसका, अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा। कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं, अपितु इसके लिए उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होता है। तब कहेंगे वह व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। याद रखेंगे, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वह 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखेंगे, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बाद पढ़ेंगे आगे कुछ जनसंख्या वृद्धि के बारे में, कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है और जनसंख्या को रोकने के उपाय क्या हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व के लिए क्या है, खतरा बना हुआ है। याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है। कारण क्या है कि इसके लिए हर देश के पास एक सीमित मात्रा में संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं। यदि जनसंख्या बढ़ती रहेगी इसी तरह तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो इसके लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए पूरा विश्व मिलकर तमाम तरह के प्रोग्राम्स, योजनाएं अपने अपने देशों में चला रहे हैं। अब बात करते हैं अपने देश की, अर्थात भारत की। भारत सरकार ने भी जनसंख्या को रोकने के लिए तमाम तरह के अनेकों प्रकार के प्रोग्राम्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि लोग जाने, जागरूक हो, ताकि कम से कम उनके बच्चे जन्म लें और जनसंख्या पर कंट्रोल हो सके। तो याद रखेंगे, बता दें आपको इसके बारे में कि भारत की जो जनसंख्या है, इस समय भारत की जनसंख्या लगभग
135 करोड़ है। लगभग इस समय लगभग 135 करोड़ है। 135 करोड़ है प्रेजेंट टाइम में। याद रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं आज़ादी के समय कितनी थी। तो याद रखेंगे आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। आप अनुमान लगा सकते हैं 35 करोड़ थी। यहाँ पर देखेंगे आज़ादी के समय जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ ही थी। लेकिन आज 75 सालों में 75वां आज़ादी का दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस, तो लगभग 75 सालों में यह जनसंख्या बढ़कर 100 करोड़ हो गई। अर्थात 100 करोड़ और प्लस 35 करोड़ 135 करोड़ हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? अशिक्षित होना, लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों को जो बताया गया कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोग न चाहते हुए भी उनके बच्चे हो जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कारण है और उन्हीं कारणों को इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोकेंगे। तो याद रखेंगे जनसंख्या वृद्धि होना बहुत बड़ा कारण है और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं अब इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस है प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें पहले पढ़ेंगे परिवार नियोजन, जिसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन। याद रखेंगे जनसंख्या को सीमित रहने के लिए, इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, जनसंख्या को सीमित रखने के लिए या नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं। लोग जागरूक हों और जनसंख्या पर कंट्रोल करें, अधिक से अधिक बच्चे न पैदा करें। तो याद रखेंगे ये परिवार नियोजन है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसे परिवार नियोजन कहते हैं।
नियोजन कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ परिवार नियोजन की परिभाषा देखी। क्या परिभाषा है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियां। ठीक है स्टूडेंट्स, परिवार नियोजन की विधियां। इसमें पहला पढ़ेंगे गर्भ निरोधक। इसमें पहला पढ़ेंगे स्टूडेंट्स गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक। कंट्रासेप्टिव्स, कंट्रासेप्टिव्स, कंट्रासेप्टिव्स। याद रखेंगे परिवार नियोजन की पहली विधि है गर्भ निरोधक। याद रखेंगे जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि लोग जानें और उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। तो गर्भ को रोकने के लिए अर्थात गर्भ धारण होने को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं अब उसमें पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे ये परिवार नियोजन की विधियों में पहला हम पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक। तो स्टूडेंट याद रखेंगे गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है? गर्भ धारण को रोकना, अर्थात गर्भ धारण ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे जन्म लेंगे। तो ये जो विधि है उसमें क्या होगा, गर्भ धारण होने को रोका जाता है इसमें। तो इसमें पहला है बच्चों, इसमें पहला है लिख लेंगे गर्भ निरोधक की कुछ विधियां निम्न हैं। गर्भ निरोधक की कुछ विधियां निम्न हैं। पहला हम अस्थायी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अस्थायी विधि, अस्थायी विधि। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। याद रखेंगे अस्थायी विधियों का मतलब क्या है कि गर्भ धारण को कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है अस्थायी विधियों में। तो याद रखेंगे कि जो गर्भ धारण होने को रोका जा रहा है तो कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। अर्थात कहा जाए कि जिस स्त्री के अंतर्गत गर्भ धारण को होने से रोकने के लिए जो उपाय किया गया है वो परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। फिर चाहे तो उन सारे उपायों को, मतलब विधियों को हटा दिया जाएगा तो वह फिर से वह स्त्री माँ बन सकती है। तो ये अस्थायी विधियाँ हैं। तो अस्थायी विधियों में पढ़ेंगे किसके बारे में? आईयूडी, याद रखेंगे आईयूडी के बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अर्थात कहा जा सकता है कि कुछ ये आईयूडी होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, तो तांबा मोचक अर्थात कॉपर आयन की बनी होती हैं। तांबा मोचक होती है, याद रखेंगे तांबा मोचक होती हैं, अर्थात यह कॉपर आयन की बनी होती हैं, कॉपर आयन की बनी होती है। मतलब कह सकते हैं
ये आयोडिया जो होती हैं अंग्रेजी के कैपिटल टी के आकार की होती हैं। समझेंगे मेरी बात, ये आयोडी अंग्रेजी के कैपिटल टी के आकार की होती हैं और तांबा मोचक अर्थात कॉपर आयन की बनी होती हैं, जो शुक्राणुओं को निष्प्रभावी अर्थात निष्क्रिय करने में सक्षम होती हैं। याद रखेंगे, इन्हें स्त्रियों के मादाओं के गर्भाशय में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो आयोडी होती है किसकी बनी होती है? कॉपर आयन की बनी होती है, अंग्रेजी के कैपिटल टी आकार की होती हैं और स्त्रियों के गर्भाशय में प्रयुक्त की जाती हैं, जो योनि मार्ग से पहुँचे हुए शुक्राणुओं को क्या करते हैं? निष्प्रभावी करते हैं, अर्थात मादा युग्मक से मिलने नहीं देते हैं। तो जब मादा युग्मक से मिलेंगे नहीं तो निषेचन कैसे होगा? आप निषेचन नहीं हो तो जायगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, नई संतान नहीं बनेगी। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि कैसे गर्भ धारण को होने से रोका जाए। तो याद रखेंगे, इसमें लिख लेंगे ये तांबा मोचक इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में कॉपर आयन की बनी होती हैं, कॉपर आयन की बनी होती हैं, जो अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल टी के आकार की होती हैं तथा स्त्रियों के गर्भाशय में प्रयुक्त की जाती हैं। स्त्रियों के गर्भाशय में प्रयुक्त की जाती हैं, प्रयुक्त की जाती हैं, जो शुक्राणु को निष्प्रभावी करते हैं, निष्प्रभावी करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा आयोडिया क्या होती है? इंट्रायूटेरिन डिवाइस क्या होता है? ये तांबा मोचक अर्थात कॉपर आयन की बनी होती हैं, जो अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल टी आकार की होती है तथा स्त्रियों के गर्भाशय में प्रयुक्त की जाती हैं, जो शुक्राणुओं को निष्प्रभावी करते हैं। तो याद रखेंगे। अब इसको चित्र के माध्यम से आपको बता दें, तो चित्र के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पर मादा जननांग का चित्र बना लेते हैं। ये मादा जननांग का चित्र है स्टूडेंट्स। याद रखेंगे, यहाँ ये अंडाशय होता है, ये हो गया अंडाशय। आपको पता है अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, एक जोड़ी होता है इधर भी, ये होता है गर्भाशय। याद रखेंगे, गर्भाशय जिसको यूटेरस या कहते हैं, गर्भाशय। तो हमने आपको क्या इसमें बताया है कि यह जो आयोडी होती है कॉपर आयन की बनी होती है और अंग्रेजी के कैपिटल टी आकार की होती हैं। तो ये ऐसे स्त्रियों के गर्भाशय में लगाया जाता है, ऐसे गर्भाशय में लगा दिया जाता है। और जैसे ही शुक्राणु वीर्य सेचन के द्वारा जैसे ही शुक्राणु यहाँ गर्भाशय में पहुँचते हैं तो इसके संपर्क में आते हैं, क्या हो जाते हैं? निष्प्रभावी हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, कहा जा सकता है। तो योनि मार्ग के द्वारा जो वीर्य सेचन
के बाद जो शुक्राणु पहुंचते हैं तो ये बच्चों आयोडियाँ उन्हें क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, अर्थात निष्प्रभावी कर देती हैं। तो चित्र के माध्यम से अब आप लोगों ने समझा कि ये अंग्रेजी के कैपिटल टी आकार की होती हैं। अब कुछ आयोडियों के एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ आयोडियाँ निम्न हैं, कुछ आयोडी निम्न हैं। तो देखेंगे कौन कौन है। पहला है कॉपर टी, दूसरा है कॉपर 7, और तीसरा है मल्टीलोड 375। ये कुछ आयोडी के नाम हमने लिखे हैं, आप लोग याद रखेंगे। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये जो आयोडी होती हैं स्त्रियों के गर्भाशय में लगाई जाती हैं और कैपिटल टी के, अंग्रेजी के कैपिटल टी आकार की होती हैं। ये क्या करते हैं, तो आपको हमने बताया कि वीर्य सेचन के बाद जो शुक्राणु पहुंचते हैं उनको निष्प्रभावी करते हैं, और ये अस्थायी विधि है। यदि जब चाहे तब इसको निकाला जा सकता है और फिर यह स्त्री माँ बन सकती है। तो अस्थायी विधि में आपने देखा आयोडी का प्रयोग करके। कुछ ऐसी भी आयोडियाँ होती हैं, जो हार्मोन रिलीज करती हैं, अर्थात यहाँ पर लगा दिया जाएगा और हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो गर्भाशय के दीवारों पर गर्भ धारण को होने से, मतलब कह सकते हैं कि भ्रूण के प्रत्यारोपण को रोकती हैं। तो फिर से समझेंगे। कुछ हार्मोन रिलीज करने वाली, स्रावित करने वाली आयोडिया होती हैं जो स्त्रियों के गर्भाशय में ही प्रयुक्त की जाती हैं, और वो हार्मोन रिलीज जो आयोडिया होती हैं वो क्या करती हैं, तो ये आंतरिक दीवारों पे जो क्या होता है, भ्रूण का ये प्रत्यारोपण होता है, इसको क्या करती हैं, रोकती हैं। हार्मोन को रिलीज कर देंगी, इस पर उसको रुकने ही नहीं देंगी। तो कुछ हार्मोन रिलीज आयोडिया के नाम लिख लेंगे। कुछ हार्मोन स्रावित आयोडी, ठीक है। कुछ हार्मोन स्रावित आयोडी हैं। पहला है LNG 20, LNG 20। दूसरा है प्रोजेस्टोजर्ट, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेस्टोजर्ट। तो ये कुछ आयोडियाँ हैं जो हार्मोन को क्या करती हैं, स्रावित करती हैं, और यह हार्मोन स्रावित करते हैं तो इस पर गर्भाशय की आंतरिक दीवारों पर भ्रूण के प्रत्यारोपण को रोकती हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, LNG 20, प्रोजेस्टोजर्ट। तो ये रहा स्टूडेंट्स अस्थायी विधियों में कुछ आयोडियाँ और कुछ उदाहरण कैसे उपयुक्त किया जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा। अब देखेंगे कुछ ऐसे भी अस्थायी विधियाँ हैं गर्भधारण को होने को रोकने के लिए, जो अपनी किताबों से आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पुरुषों के लिए कंडोम्स हैं, जिसके प्रयोग के द्वारा, पुरुषों के लिए हैं, कंडोम्स के प्रयोग से जो पुरुष के जो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, गर्भधारण नहीं हो पाता है और नई संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो हमने बताया कि जो कंडोम्स होते हैं वो पुरुषों के लिए होते हैं, और गर्भधारण को, गर्भ निरोधक का भी वो भी पुरुषों के लिए है, उपाय है। दूसरा मालाडी जो गोलियां होती हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं, वो भी उसके प्रयोग से गर्भधारण को होने से रोका जाता है। और भी कुछ विधियां हैं आपकी किताबों में दिया हुआ है अस्थायी विधियों के बारे में, वो आप लोग किताबों से पढ़ लेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे अस्थायी विधियों को ख़त्म करने के बाद, अस्थायी विधियों को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अस्थायी विधि, परमानेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट विधियां कौन कौन सी हैं, अर्थात एक बार उसका उपयोग किया जाता है तो वह स्त्री वह पुरुष कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कल पढ़ेंगे हम लोग, मतलब कल अर्थात अगले वीडियो में, कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं
और कैसे कैसे उसको विधि कैसे कैसे अपनाई जाती है हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो इस टॉपिक को रहने देते हैं यहीं तक। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हमने कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन कि आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो ये 3 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।